person the following shall be treated as persons under Income Tax Ordinance 2001, namely an individual, नोट्स लें आगे से, किसी से नोट्स लेके आए, an individual whether he she live or dead or whether he she be a man, woman or a child. लाइव और डेड की बात फिर करेंगे. बी, अ कंपनी, तस्वीर खींच लें, अ कंपनी और एन एओपी, एक कंपनी या एओपी, पहले सफ़े की तस्वीर खींच लें, अ कंपनी और एन एओपी, एक कंपनी या एओपी, ये भी पर्सन है. इनकॉर्पोरेटेड, फॉर्म्ड और एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में बनी हो, और एल्सवेयर, ये किस मुल्क का नाम है? एल्सवेयर. अच्छा, कहीं भी, तो या पाकिस्तान में बनी हो या कहीं भी बनी हो. सी, फेडरल गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट इज़ अ पर्सन, बिल्कुल. गवर्नमेंट भी केस करती है, गवर्नमेंट के खिलाफ भी केस हो जाता है. ओके. फॉरेन गवर्नमेंट, ये जो बाहर के मुल्कों की गवर्नमेंट्स हैं, ये भी पर्सन हैं. और अ पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट. बाहर के मुल्कों में, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, बाहर के मुल्कों में अगर किसी मुल्क ने पॉलिटिक्स की बेस पर अपने मुल्क को डिवाइड कर दिया हुआ है मुख्तलिफ हिस्सों में, तो हर सब डिवीजन को अलग अलग पर्सन कहा जाएगा. वो कौन से मुल्क हैं ये हमारे सिलेबस में नहीं है. पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट. तो बाहर की गवर्नमेंट ने अगर अपने इलाकों को पॉलिटिक्स की बेस पे डिवाइड कर दिया है, तो ईच पॉलिटिकल सब डिवीजन विल बी कंसिडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन. और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. These are the examples of persons. Company means the following. कंपनी की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे. कंपनी means the following. A company means the following. A company as defined in Companies Ordinance 1984. बल्कि नया नाम लिख लें, कंपनीज एक्ट 2017. जैसे उसमें डिफाइंड है, वहीं जो मुराद है यहाँ भी वही कंपनी मुराद है. कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017. अ बॉडी कॉरपोरेट, चंद लोग मिले, बॉडी कॉरपोरेट यानी चंद लोग मिले, फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, किसी और लॉ के तहत. इसको आप लिख सकते हैं बिफोर कंपनी लॉ. कंपनी लॉ से पहले अगर कोई लॉ था, अब तो वो बात ख़त्म हो गई, इसलिए ये कोई ख़ास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है आपके लिए. बिफोर कंपनी लॉ, अगर कंपनी लॉ पहली दफ़ा 1984 में आया था, उससे पहले कुछ लॉज के मुताबिक जो लोग रजिस्टर्ड थे तो उनको भी कंपनी ही कहा जा रहा था. तो मे बी बिफोर कंपनी लॉ. बहरहाल इट इज़ नॉट एन इम्पोर्टेंट पॉइंट. बी, मुदारबा. मुदारबा में आपको पता है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एक बंदा कैपिटल डालता है और दूसरा बंदा सर्विसेज देता है. एक बंदा कैपिटल डालता है, दूसरा बंदा सर्विसेज देता है. कुछ लोग कहते हैं हमारे पास 10 करोड़ है, कुछ लोग कहते हैं हमें गाड़ियां बनाना आती हैं, तो उन्होंने जो है वो गाड़ियां बनाने का काम शुरू कर दिया. इस अरेंजमेंट का नाम होगा मुदारबा. मुदारबा की डेफिनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है कि मुदारबा क्या होता है. डी, ए और डी में फ़र्क बताएं. बस ए और डी सेम है, उनमें छोटा सा फ़र्क है. पूरी दुनिया में अगर इस वक्त 1 करोड़ कंपनीज हैं और उनमें से 1 लाख पाकिस्तान में है, तो फिर 99 लाख कंपनीज पूरी दुनिया के अंदर हैं.
तो जो पूरी दुनिया में 99 लाख कंपनीज हैं उनके लिए कौन सा पॉइंट है? बी। और जो पाकिस्तान में 1 करोड़ में से 1 लाख हैं उनके लिए कौन सा पॉइंट है? कौन सा? बी। तो छोड़े ना, वो कंपनी लॉ से पहले भी लॉ था। तो बताएं ए पॉइंट में ज्यादा कंपनीज आएंगी या डी पॉइंट में? डी पॉइंट, क्योंकि डी ए बात कर रहा है सिर्फ उन कंपनीज की जो पाकिस्तान के लॉ में रजिस्टर्ड हैं, और डी बात कर रहा है उन सारी कंपनीज की जो सारी दुनिया के लॉज में रजिस्टर्ड है। तो इधर नाम क्यों नहीं लिखा हुआ कंपनी लॉ का, किस सन में आया था? डी में नाम क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि हर मुल्क में अपना अपना लॉ होगा, इतने नाम कौन लिखता? अगर 250 मुल्क हैं तो एक मुल्क उनमें पाकिस्तान है, वो पॉइंट ए में गिर रहा है, बाकी 249 मुल्क जो है उनके बारे में डी में जिक्र हो रहा है। अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड, चंद लोग मिले अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री, किसी कानून के लॉ के तहत, लेकिन वो कानून बाहर है, आउटसाइड पाकिस्तान, रिलेटिंग टू पाकिस्तान में कौन सा रूल है? रिलेटिंग टू लॉ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, कंपनीज एक्ट 2000। तो बाहर के मुल्कों में अपने अपने लॉज होंगे। तो ए में आपने लिख लिया 1 कंट्री और डी में आपने लिख लिया 249 कंट्रीज। अगर दुनिया के 250 मुल्क एज्यूम करें तो 249 कंट्रीज डी में कवर हो रही हैं, और ए में सिर्फ 1 कंट्री कवर हो रही है, पाकिस्तान। रेड शर्ट आपने नोट्स नहीं लिए हुए या ग्रीन शर्ट आपने नोट्स नहीं लिए हुए? हाँ जल्दी बता दो, आपके हैं? जरा इधर करें ना भाई, चेहरा दिखाएं भाई का जिन्होंने नोट्स नहीं लिए हुए। क्यों नहीं लिए हुए अभी तक? अच्छा आगे चलें जी। ई, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। ये हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, अक्सर आपने लिखा हुआ देखा होगा, ये इसकी मिसाल है। छोड़े परे। फाइनेंस सोसाइटी, ये लोगों को थोड़े बहुत लोन देते हैं। और अदर सोसाइटी, अदर सोसाइटी से मुराद ये नहीं जो आपकी सोसाइटी है जिसमें आप बैठते हैं, अच्छा, और एनी अदर सोसाइटी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन हमारे सिलेबस में बिल्कुल है, वो चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। इसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। पॉइंट जी, ट्रस्ट। ट्रस्ट की डेफिनेशन हमारे सिलेबस में है, वो नीचे आ रही है। तो ट्रस्ट an entity or a body of persons established by or under any law for the time being in force। ट्रस्ट एक ऐसी बॉडी ऑफ पर्संस है जो किसी लॉ में रजिस्टर भी अपने आप को कराती है। तो ट्रस्ट की डेफिनेशन अभी नीचे देख लेते हैं। पॉइंट एच, पॉइंट एच बड़ा अजीब पॉइंट है, बल्कि अजीबो गरीब पॉइंट है। बाहर के मुल्क की जो पार्टनरशिप फर्म है उसको पार्टनरशिप फर्म ही कहा जाएगा। बाहर के मुल्क की जो पार्टनरशिप फर्म है उसको पार्टनरशिप फर्म ही कहा जाएगा। बाहर के मुल्क में 3 लोगों ने मिलकर कारोबार शुरू किया, उसको पार्टनरशिप फर्म ही कहा जाएगा। बाहर भी पार्टनरशिप फर्म कहा जाएगा, पाकिस्तान में भी पार्टनरशिप फर्म कहा जाएगा। बट अगर उसके ऑपरेशंस बहुत बड़े हैं और बड़े लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रही है, तो ऐसा हो सकता है कि फेडरल बोर्ड उसकी हरकतों को देख के कह दे कि भाई हो तो तुम पार्टनरशिप, लेकिन ज़बरदस्ती मैं तुम्हें कंपनी कह रहा हूं। पॉइंट एच, अ फॉरेन एसोसिएशन, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट का मतलब है चाहे बाहर के मुल्क में वो रजिस्टर हुई और ना हुई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फॉरेन एसोसिएशन है, बाहर की यूपी है। अ फॉरेन एसोसिएशन विच द बोर्ड हैज जबरदस्ती डिक्लेयर टू बी अ कंपनी। लिख लिया जबरदस्ती का लफ्ज? ओके, कंपनी ऐसे ही पकड़ के, ओए तू कंपनी है, बस। अ फॉरेन एसोसिएशन which the board has जबरदस्ती declared to be a company। आपने आलू बहुत ज्यादा कहे, साथ वाले ने कह दिया मोटे, जबरदस्ती आपको मोटे कह रहे हैं, आपका नाम पड़ गया मोटे। अब ऐसी जबरदस्ती बोर्ड ने पकड़ के, ये एओपी है, एओपी का नाम पकड़ के क्या कर दिया? कंपनी। अ फॉरेन एसोसिएशन विच द बोर्ड हैज जबरदस्ती डिक्लेयर्ड टू बी अ कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। लेकिन ये सिर्फ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में कंपनी होगी, बाकी लॉज में ये फर्म ही है, ये पार्टनरशिप ही है, बाकी जगहों पे इसको पार्टनरशिप ही कहा जाएगा। हमारे लॉ में इसको बोर्ड अगर चाहे, बता दें ये जनरल रूल है, हर फॉरेन एओपी कंपनी है या जिसको बोर्ड कहे,
तो अगर पाकिस्तान में 100 AOPs आई हुई हैं, उन 100 में से इक्का दुक्का को बोर्ड कह देगा तुम क्या हो, वरना पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप ही रहती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्यों कंपनी के डेफिनेशन में डाल रहा है? बिकॉज प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने टैक्स देना होता है। अब टैक्स क्यों देना होता है वो हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने सूबे से बाहर जाके दूसरे सूबे में कोई कारोबार करे तो फिर दूसरे सूबे वाले उससे उस पर टैक्स लगा सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट का लफ्ज़ उसने यहाँ नहीं डाला जानबूझ के। ऊपर देखें, फेडरल गवर्नमेंट पर्सन है लेकिन कंपनी के डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रही, इसलिए कि फेडरल गवर्नमेंट ने किसी भी सूरत में टैक्स नहीं देना, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कभी कभी टैक्स देना पड़ता था। तो फिर लोगों ने सोचा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इंडिविजुअल के डेफिनेशन में डालें या AOP की, तो कहा इन दोनों में नहीं डल सकती, तो ज़बरदस्ती प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी पकड़ के किसकी डेफिनेशन में डाल दिया? कंपनी की। तो पंजाब की हुकूमत, बलोचिस्तान की हुकूमत, ये इसकी मिसालें हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, लोकल गवर्नमेंट ये जो नाजिमों की हुकूमतें हैं। बहरहाल फेडरल गवर्नमेंट को कंपनी के डेफिनेशन में नहीं डालना कभी आपने। छोटी सी कंपनी, छोटी सी कंपनी, ओके। ट्रस्ट एंड यूनिट ट्रस्ट, कंपनी की डेफिनेशन जरा दोबारा देख लें। अ कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनी लॉ, ये तो पाकिस्तान की सारी कंपनीज हो गई। जब हमारे डी में अ बॉडी अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान के अलावा किसी और लॉ में रजिस्टर्ड है। A और D एक जैसी बातें हैं। C मुदारबा है, B कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। E कोऑपरेटिव और फाइनेंस सोसाइटी, F नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, G ट्रस्ट, ट्रस्ट की डेफिनेशन नीचे पढ़ेंगे। H ने फॉरेन AOP को बोर्ड के कहने पे ज़बरदस्ती कंपनी करार दे दिया था, और प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट और स्मॉल कंपनी भी कंपनी है। ओके, ट्रस्ट। ये भाई इंज़मामुल हक और शाहिद अफरीदी भाई कहते हैं कि हमारे पास 1-1 करोड़ रुपया पड़ा है। ये एक ट्रस्ट बना, इसमें ये एक बंदा है एक्सपर्ट प्रोफेशनल, इसने कहा 1-1 करोड़ रुपया आप मुझे दे दें तो मैं इसको इन्वेस्ट कर दूंगा, इन्वेस्ट मे बी इन स्टॉक एक्सचेंज। तो इस सारे अरेंजमेंट का नाम होगा ट्रस्ट। ये लोग इस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, इनको ओनर्स कहा जाएगा क्योंकि इन्होंने इनिशियली पैसा इन्वेस्ट किया है। ओके, पढ़ें जी। ट्रस्ट, ट्रस्ट मीन्स a जिम्मेदारी attached to the ownership of cash। यहां वो एक्सपर्ट को भी ओनर कह रहे हैं, चलें उसकी मैं बात करता हूं। ट्रस्ट मीन्स एन ऑब्लिगेशन, अ जिम्मेदारी attached to the ownership of property and arising out of confidence given to and accepted by the owner। इसको एक्सपर्ट का नाम टेम्परेरी ओनर भी रख देते हैं, टेम्परेरी ओनर। देखें, कॉन्फिडेंस गिवन एंड एक्सेप्टेड, इन्होंने कॉन्फिडेंस दिया तुम काम कर लोगे, इसने कॉन्फिडेंस एक्सेप्ट किया। ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, इसको एतमाद दे रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट मीन्स अ जिम्मेदारी अटैच टू ओनरशिप ऑफ कैश, लिख लें। कैश, कैश की ओनरशिप इसको दे दी है कि हमारा कैश तुम संभालो।
ट्रस्ट मीन्स एन ऑब्लिगेशन अटैच टू ओनरशिप ऑफ कैश अराइजिंग आउट ऑफ, ये कैसे अराइज हुई? आउट ऑफ कॉन्फिडेंस गिवन टू एंड एक्सेप्टेड, कॉन्फिडेंस गिवन टू ओनर एंड एक्सेप्टेड बाय ओनर, इसको टेम्परेरी ओनर कह रहे हैं वो। कॉन्फिडेंस गिवन टू एंड एक्सेप्टेड बाय ओनर, ओनर को अंडरलाइन करके लिखे हैं टेम्परेरी ओनर, ओनर के ऊपर टेम्परेरी ओनर, और टेम्परेरी ओनर के साथ इसका नाम एक्सपर्ट भी लिख लें। फॉर द बेनिफिट ऑफ एनदर, एनदर से मुराद है इधर कैपिटल प्रोवाइडर, जिन्होंने सरमाया दिया है, एनदर को अंडरलाइन करके लिखें कैपिटल प्रोवाइडर। फॉर द बेनिफिट ऑफ एनदर और ऑफ एनदर एंड द ओनर, या तो सिर्फ इनका बेनिफिट होगा या इनका भी बेनिफिट होगा और इसको भी अपने काम पे कमीशन मिलेगा। फॉर द बेनिफिट ऑफ एनदर और एनदर एंड द ओनर। अब सारे ऊपर देखिएगा, ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन, एक जिम्मेदारी इसको दे दी है, अटैच टू द ओनरशिप ऑफ कैश अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्फिडेंस गिवन बाय देम टू, बाय का लफ्ज़ उसने लॉ मेकर ने यूज नहीं किया, कॉन्फिडेंस गिवन बाय देम टू एंड एक्सेप्टेड, और उसने माना भी, एंड एक्सेप्टेड बाय ओनर फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अदर, और कई दफा ये मुफ्त में भी काम कर देते हैं थोड़ा और सा, ताकि ये लोग इसकी सर्विसेज देख लें। फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अदर और एन अदर एंड द टेम्परेरी ओनर, आरजी ओनर को भी फायदा हो रहा है और इनको भी फायदा हो रहा है। ये 2-3 दफा पढ़ लें। ट्रस्ट मीन्स एन ऑब्लिगेशन, एक जिम्मेदारी, अटैच टू द ओनरशिप ऑफ अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्फिडेंस गिवन बाय कैपिटल प्रोवाइडर। कॉन्फिडेंस देने वाला कौन है? कैपिटल प्रोवाइडर। ऊपर विषय का ऐड कर सकते हैं बाय कैपिटल प्रोवाइडर, टू के लफ्ज से पहले। कॉन्फिडेंस गिवन बाय कैपिटल प्रोवाइडर टू, डायरेक्ट जम मारे, टू ओनर, ओनर कौन? एक्सपर्ट। कॉन्फिडेंस गिवन टू एक्सपर्ट, और दोबारा पढ़ें, कॉन्फिडेंस एक्सेप्टेड बाय एक्सपर्ट, उसको दिया और उसने आगे एक्सेप्ट भी कर लिया। इससे फायदा किसको होगा? सबसे पहले तो कैपिटल प्रोवाइडर को होगा, अनदर पर्सन एंड अनदर पर्सन एंड द ओनर, दोनों को भी फायदा हो सकता है, उसको कमीशन मिला करेगा इस काम को। ओके, यूनिट ट्रस्ट, इसी अरेंजमेंट का नाम यूनिट ट्रस्ट भी है। इसमें होता ही है कि इनके हिस्सों को यूनिट्स में तकसीम कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी 10 लाख का एक यूनिट है, अब इसके पास 10 यूनिट्स हैं, ये कहते हैं जी मैंने 1 करोड़ नहीं 50 लाख रुपए डाला था, इसके पास 5 यूनिट्स हैं। अब 1 करोड़ है तो 1 करोड़ का क्या मतलब है? 10 लाख इसके पास कितनी दफा है? 10 दफा। तो इसके पास 10 यूनिट्स होंगे, जैसे शेयर्स होते हैं। इसके पास 50 लाख रुपए इसने डाला है, इसके पास ज्यादा यूनिट्स होंगे कम यूनिट्स होंगे? 10 लाख का एक यूनिट है तो इसके पास कितने यूनिट्स होंगे? 5 यूनिट्स। इस अगर आप प्रॉपर यूनिट्स इशू कर दें ताकि इनके पास एविडेंस रहे कि हमने कितना पैसा इसको दिया हुआ है, तो इस सारे अरेंजमेंट का नाम बन जाता है यूनिट ट्रस्ट। और फिर हर इंडिविजुअल को बेनिफिट मिलेगा उसके इंटरेस्ट के मुताबिक। जिसके पास यूनिट ज्यादा होंगे उसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, जिसके पास यूनिट कम होंगे उसे कम बेनिफिट मिलेगा। ओके, पढ़ें जी। यूनिट ट्रस्ट, यूनिट ट्रस्ट मींस एनी ट्रस्ट, एक ऐसा एतमाद
अंडर विच बेनिफिशियल इंटरेस्ट, हर एक का बेनिफिट है ना, बेनिफिशियल इंटरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। इंटरेस्ट इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। बेनिफिशियल का लफ्ज अगर छोड़ के भी पढ़ें, किधर देख रहे हो, बेनिफिशियल का लफ्ज अगर छोड़ के भी पढ़ें, इन विच इंटरेस्ट होता है उसका, उसके अंदर कितना बेनिफिट लेना चाह रहा है, इन विच इंटरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, सो दैट राइट ऑफ बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी से मुराद यहां कैपिटल प्रोवाइडर है, सो दैट राइट ऑफ बेनिफिशियरी कैपिटल प्रोवाइडर टू इनकम, इनकम का मतलब है कि इस पे कितना कमाया, और कैपिटल, कैपिटल का मतलब है जिस वक्त ये कारोबार बंद होगा तो इसको 1 करोड़ वापस मिलेगा। इनकम का मतलब है 1 करोड़ ने कमाया कितना, 1 करोड़ ने 10 लाख कमाया, 12 लाख कमाया, 13 लाख कमाया, और कैपिटल का मतलब है ओरिजिनल 1 करोड़ जो जमा कराया था। So that the right of beneficiary to income or to capital are determined by the number of units held. The more units, the more income. The less units, the less income. इसको पढ़ लेंगे 2 दफा। जी दोबारा पढ़ें। यूनिट ट्रस्ट मीन्स एनी ट्रस्ट, एक ऐसा एतमाद अंडर विच द फायदा आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स सो दैट द राइट ऑफ द बेनिफिशियरी यानी कैपिटल प्रोवाइडर्स, राइट ऑफ कैपिटल प्रोवाइडर्स टू इनकम जो कमाया और टू कैपिटल आर डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड। ये यूनिट्स हेल्ड की बुनियाद पर डिसाइड होगा। ओके जी, आम कंपनीज के लिए रेट क्या जल्दी जल्दी बता दें। 29%। और स्मॉल कंपनी के लिए इस साल रेट क्या है, और 3 साल बाद क्या होगा 20। हर साल कितने % से कम होगा। तो अगर स्मॉल कंपनी का पेपर में बेनिफिट पूछे तो क्या बताना है बेनिफिट, केस के रेट कम है। ओके अब स्मॉल जी, हाँ जी, ये इस वक्त हकीकत में जो लॉ में अवेलेबल हैं ये वही रेट्स हैं। ओके स्मॉल कंपनी के लिए क्या बेनिफिट, यानी स्मॉल कंपनी का बेनिफिट लेने के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी जरूरी है वो पढ़ लें। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर यकम जुलाई 5 अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। जाहिर बात है उस वक्त तो यही लॉ अवेलेबल था। मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर यकम जुलाई 2005। यकम जुलाई 2005 का लफ्ज़ क्यों लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है कि ये बेनिफिट पहली दफ़ा यकम जुलाई 2005 में आया था, इससे पहले नहीं था। एक बार याद रखिएगा कि ये एक देखें 2 के आगे लिखा हुआ है 59A, इसका मतलब है 2 के आगे 59A का मतलब है ये डेफिनेशन जब पहली दफ़ा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में बना था तब उसमें नहीं थी, बाद में आई, इस वजह से इसके साथ लिखा हुआ है 59A। तो जहां भी कहीं इस तरह लिखा हो 59A 59B तो याद रखिएगा ये चीज़ ओरिजिनली लॉ में नहीं होगी, बाद में इंट्रोड्यूस हुई। तो 2001 में ये लॉ बना था, 2001 में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, पहली दफ़ा यकम जुलाई 2005 को नया कॉन्सेप्ट लाया गया कि भाई स्मॉल कंपनीज को हम क्या दे दें, बेनिफिट दे दें। तो बेनिफिट देने के लिए स्मॉल कंपनी को कितनी शराइत पूरी करना ज़रूरी हैं, 4। जो कंपनी 4 शराइत पूरी कर देगी उसको स्मॉल कंपनी वाले बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अब वो शराइत देखते हैं क्या हैं। नंबर 1 हैज़ पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स नॉट एक्सीडिंग 50 मिलियन। भाई रिजर्व्स होते हैं प्रॉफिट्स, एक तो होता है कैपिटल जो आपने बिजनेस लाने पे डाला था, इंट्रो की क्लास ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, तो ये जो प्रॉफिट होते हैं उसको रिजर्व्स कहते हैं। हैज पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स नॉट एक्सीडिंग 50 मिलियन, और अगर 50 तक है फिर भी खैर है, 50 से
बढ़ने नहीं चाहिए, तो स्मॉल कंपनी है फिर। दूसरी शर्त, हैज एम्प्लॉइज नॉट एक्सीडिंग 250 एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, किसी भी टाइम साल में एम्प्लॉइज 250 से कम, हाँ ज्यादा नहीं होने चाहिए, कम हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। हैज एनुअल टर्नओवर, टर्नओवर से क्या मराद है? सेल। अच्छा नीचे देख दें, हैज एनुअल सेल नॉट एक्सीडिंग 250 मिलियन। और उसके बाद पॉइंट 4, इज नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। अच्छा, जब ये स्मॉल कंपनीज का बेनिफिट आया था तो बड़ी कंपनीज ने ये किया कि अपने आप को दो में ब्रेक कर दिया। मिसाल के तौर पे एक कंपनी थी रॉयल फैन, वो कहती है कि जी मेरे 400 एम्प्लॉयज हैं तो मुझे तो ये बेनिफिट मिलना कोई नहीं। तो रॉयल फैन ने क्या करने की कोशिश की जी, रॉयल फैन ने अपने आप को ब्रेक कर दिया कि भाई सीलिंग फैन की अलग फैक्ट्री बना दी, कूलर्स की अलग फैक्ट्री बना दी, 200 एम्प्लॉयज को कहा इधर चले जाओ, 200 को कहा उधर चले जाओ, और फिर गवर्नमेंट को जाके कहा कि ये देखो मैंने पाकिस्तानी वाला तरीका लगाया, अब मुझे तुम बेनिफिट दे दो। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं सॉरी, आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जो ऑलरेडी कंपनीज मौजूद हैं, अगर वो अपने एम्प्लॉयज को स्प्लिट करके इस तरह स्मॉल कंपनी का बेनिफिट लेना चाहें तो उनको ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। कंपनी फ्रेश होनी चाहिए। इज नॉट फॉर्म्ड बाय तोड़िंग अप और द जोड़िंग ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। पुराने बिजनेसेस को ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ किनको अवेलेबल है? पहली लाइन में पढ़ें, ऑन और आफ्टर जो बिजनेस 2005 के बाद बने हैं। तो 4 शराइत बता दें। कैपिटल किससे कम होना, कैपिटल जमा प्रॉफिट, कैपिटल जमा प्रॉफिट किससे कम होने चाहिए, और एम्प्लॉयज किससे कम होने चाहिए 250 से, और सेल किससे कम होनी चाहिए 250 मिलियन से, 250 मिलियन से, और बिजनेस पहले से मौजूद ना हो। पहले से मौजूद बिजनेस को तोड़ के आपने नया बिजनेस नहीं बनाना। ओके, इधर ही नहीं, इधर ही नहीं, सब छुरी थले साहब सभी के टॉप पे आए। पॉइंट ए, इंडिविजुअल के डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, लॉ मेकर ने दी भी नहीं हुई। बी में आए, अगली कौन सी डेफिनेशन है बी में? कंपनी। कंपनी की डेफिनेशन की जरूरत है, इसलिए बी ने ऊपर लिखा सिर्फ कंपनी, नीचे आके किसको डिफाइन किया? कंपनी को। अच्छा, कंपनी के बाद एक और लफ्ज लिखा हुआ है और एन। अब एओपी की भी डेफिनेशन की जरूरत है, तो अगले सफे पे उसने जाके एओपी की डेफिनेशन दी। तो कंपनी की डेफिनेशन हो गई, अब एओपी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। AOP includes the following। AOP में ये शामिल है। नंबर 1, a फर्म, फर्म पार्टनरशिप, फर्म नीचे डिफाइंड है। फर्म देख लें क्या होती है। फर्म मींस द रिश्ता बिटवीन द बंदे who have agreed to share the profits of a business carried on by all। सारे पार्टनर्स आ जाएं और एनी वन ऑफ देम, या उनमें से कोई एक आ जाए, एक्टिंग फॉर ऑल। तो सारे पार्टनर्स का फिजिकली दुकान पे आना जरूरी नहीं है। फर्म मींस अ रिश्ता बिटवीन द बंदे हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ओके, एओपी। एओपी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अ फर्म, ठीक है, फर्म, फर्म नीचे आ रही है, फर्म। एओपी में फर्म शामिल है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये तो कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, बल्कि अब इसका फ़ायदा भी कोई नहीं। शुरू में जब पाकिस्तान बना था तो हिंदुस्तान से जो फैमिलीज आई थी और वो डिवाइड नहीं हुई थी, इकट्ठे ही कारोबार कर रहे थे, चचा ताया सारे मिलके इकट्ठे कारोबार कर रहे थे। तो उस पूरी फैमिली के कारोबार का नाम क्या पड़ गया कि ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो इनको आप क्या करें, इनको बेनिफिट दे दें और इनको एओपी का नाम दे दें। सी, आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कंपनी की डेफिनेशन में नहीं गिरते। मिसाल के तौर पे मॉडल टाउन सोसाइटी है, मॉडल टाउन यंग स्टूडेंट सोसाइटी, कुछ लोगों ने मिलकर बना ली। किसी ने कहा जी आपने अपने आप को रजिस्टर कराया, इन्होंने कहा नहीं हमने अपने आप को कंपनी लॉ में रजिस्टर तो नहीं कराया। तो आप किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं हो? नहीं। तो इन्होंने कहा बस हम लोगों की रिफाह आमा के लिए काम कर रहे हैं। तो किसी ने कहा अच्छा फिर आपने अपने आप को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे भी रजिस्टर कराया कहीं? इन्होंने कहा नहीं हमने रजिस्टर नहीं कराया, बस ऐसे ही हम फी सबीलिल्लाह लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोग थे
जो इकट्ठे हो जाते थे लेकिन अपने आप को किसी लॉ में रजिस्टर नहीं कराते, लेकिन रिफाह आमा के काम करते रहते हैं, तो उनको इन्होंने कह दिया कि एओपी की डेफिनेशन में डाल देंगे, हम कंपनी की डेफिनेशन में रहने दो। आर्टिफिशियल जुडिशियल कानून की नज़र में पर्सन, तो लिख लें एनी सोसाइटी विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड, कोई भी सोसाइटी लोगों की बन गई जो रजिस्टर कहीं नहीं है, अगर रजिस्टर हो जाए तो फिर कंपनी बन जाएगी। एनी सोसाइटी विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड, इट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट सी। ओके, डी में आ जाए। एनी बॉडी ऑफ पर्संस फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ, कुछ लोग बाहर के कानून में मिल गए। ये एक बड़ा अजीब सा सवाल है, जहन में ये आ सकता है कि बाहर के मुल्क में कुछ लोग मिल गए, वो तो पिछले सफ़े पे आए, वो तो पिछले सफ़े में डी में भी लिखा हुआ था। A body incorporated in the law of a country outside Pakistan. A body incorporated in the law of a country outside Pakistan. इधर आए, इधर भी ये बात लिखी हुई है, एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ आउटसाइड पाकिस्तान। तो अब ये सवाल आया कि इसमें और इसमें फर्क क्या है, तो उसने फुल स्टॉप के बाद फर्क बता दिया। कहते हैं अगर बाहर के लॉ में वो मिले और कंपनी के तौर पर रजिस्टर कराया तो वो कंपनी है, और अगर बाहर के लॉ में मिलके बाहर के कंपनी लॉ के मुताबिक रजिस्टर नहीं कराया अपने आप को, तो फिर वो हमारी नजर में क्या है, एओपी है। हाउएवर अ कंपनी इज नॉट इंक्लूडेड इन एओपी। थोड़ी सी कंफ्यूजन आई थी ना, पिछले सफे पे भी लिखा हुआ है कि बाहर के मुल्क में लोग मिले तो कंपनी बन गई। अब फर्क कैसे पता चलेगा, वो जाके देखें पॉइंट डी पे, पिछले सफे पे। अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड, चंद लोग मिले अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। शर्त है बाहर के कंपनीज के लॉ में अपने आप को इनकॉर्पोरेट कराएं। अगर बाहर के कंपनी लॉ में अपने आप को इनकॉर्पोरेट करा लिया तो चंद लोगों का मिलना, इसका नाम पड़ जाएगा कंपनी। लेकिन अगर बाहर के कंपनी लॉ में अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया और फिर चंद लोग मिल गए, तो इस मिलने को कहा जाएगा एओपी। पढ़ें वापस पेज 2 पे। एनी बॉडी ऑफ पर्संस फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ, हाउएवर अ कंपनी इज नॉट इंक्लूडेड इन, कंपनी एओपी में शामिल नहीं है। सो दैट वाज द मोस्ट बोरिंग पोर्शन ऑफ चैप्टर 4, दैट इज ओवर। अब सारी आगे इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो सेक्शन 4 थोड़ा सा कल आपको पढ़ाया था, इसके नीचे जो एग्जाम्पल बनी हुई है उसको अब रिवाइज करते हैं। कल हमने क्लास के एंड पे पढ़ा था कि एक साहब पाकिस्तान में रहते हुए नौकरी कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, रहने दें, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कारोबार कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, शेयर वगैरह बेच सकते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमा सकते हैं। ओके, इसको जब टोटल करेंगे दैट इज कॉल्ड एज टोटल इनकम। इसमें से ज़कात माइनस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज टैक्सेबल इनकम, इसको टैक्सेबल इनकम कहेंगे। ओके जी, एक साहब कहते हैं मैंने सैलरी कमाई है 3 लाख, बिजनेस इनकम कमाई है 9 लाख, कैपिटल गेन 0, अदर सोर्स 0, व्हाट इज टोटल इनकम 12 लाख। मैंने ज़कात दी है 1 लाख जी, दिस 11 लाख इज कॉल्ड एज टैक्सेबल इनकम। इस पे क्या लगेगा, रेट, रेट लग के क्या निकलेगा, टैक्स। ओके, पेज 4 खोलें जरा, कुछ लोगों के पेज आगे पीछे भी प्रिंट हुए हैं, बहरहाल पेज 4 खोलें। पेज 4 पे एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को डिटेल से कल हम देखेंगे। आज थोड़ा सा जरा वैसे ही टैक्स रेट
सफ़े के टॉप पे हेडिंग दी हुई है रेट ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑफ पर्सन है। कंपनीज के लिए रेट हम पढ़ाए हैं और रेट ये याद नहीं करने, ये दिए होंगे आखिरी सफ़े पे आई कैप में, ये रेट्स आपने याद नहीं करने। अच्छा, रेट्स ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड एओपीज। इंडिविजुअल्स और एओपीज के जो रेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रेट बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो कंपनी का रेट था फिक्स था 29%, स्मॉल को छोड़ें, बड़ी का फिक्स था, कितने परसेंट था? 29%। ये जरा रेट्स का टेबल देखें, समझ आ रहा है? सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे आखिरी सीरियल में कौन सा रेट है? आखिरी में ये भाई को क्या हो गया? 35%। और सबसे ऊपर वाले सीरियल में कौन सा रेट है? 0%। ज्यादा रेट किसके लिए है? जिसकी इनकम ज्यादा है। जिसकी इनकम कम है और जिसकी इनकम बिल्कुल ही कम है उसके लिए कोई रेट नहीं, 0%। ओके, सीरियल नंबर आ रहा है, टैक्सेबल इनकम आ रही है, रेट ऑफ टैक्स आ रहा है। अच्छा, इस बंदे में तो सीरियल नंबर 1 लगेगा, 11,400 से कम है, 11,400 से ज्यादा है। ओके, वे द टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 4 लाख, तो रेट क्या है? 0%। अच्छा जी, आपको एक साहब मिले, आपको बड़े भाई ने कहा जी मेरी तनख्वाह 30,000 है पर मंथ। आपके बड़े भाई ने आपको कहा जी मेरी तनख्वाह 30,000 पर मंथ, तो आप उसका मुझे टैक्स निकाल के बताएं ज़बानी। 30,000 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12 महीने, 3,60,000। तो 3,60,000 उसकी सैलरी इनकम है साल की। बाप का भाई बिजनेस नहीं कर रहा, कैपिटल गेन नहीं कमा रहा, अदर सोर्स नहीं कमा रहा, ठीक है? तो टैक्सेबल इनकम उसकी 3,60,000 होगी। आप बताएं उसका टैक्स रेट क्या बनेगा? तो उस पर सीरियल नंबर कौन सा लगेगा? 1। ये सिक्योरिटी गार्ड है, कहते जी मेरी महीने की तनख्वाह 20,000 है। अब 20,000 को आप मल्टीप्लाई करें 12 से, 2,40,000, 2,40,000। आप बता दें इस पे कौन सा सीरियल लगेगा? सीरियल नंबर 1 लगेगा। ब्लैक शर्ट, सीरियल नंबर 1 लगेगा और इसके लिए रेट क्या लगेगा? 0%। अच्छा, एक बंदा कहते हैं मेरी इनकम 4 लाख से ज्यादा है बट 6 लाख से कम है, उसके लिए कौन सा सीरियल लगेगा? सीरियल 2। एक बंदा कहते हैं मेरी इनकम 6 लाख से ज्यादा है बट 12 लाख से कम है, वो बंदा ये है, कहते हैं मेरी इनकम 6 लाख से ज्यादा है और 12 लाख से कम है, इसके लिए कौन सा सीरियल लगेगा? सीरियल 3। अच्छा जी, इसमें रेट क्या है? 10,000 तो देना ही देना है, 10,000 तो देना ही देना है, प्लस कुछ और पैसे भी देने हैं। अब आगे इंग्लिश इतनी आसान है कि आप खुद मुझे बता देंगे कि 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख का मतलब क्या है? इसकी इनकम कितनी है? अब ऊपर ऊपर नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना, यहां इसकी इनकम कितनी है? 11 लाख। जब इसकी इनकम जो है वो 11 लाख है तो मुझे बता दें 11 लाख जिस बंदे की इनकम है वो बंदा अगर सीरियल 3 में गिर रहा है तो 6 लाख 11 लाख से कितना बढ़ा है? 5 लाख। तो आप बता दें इसका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? 10,000 ये तो देना ही देना है, प्लस 5% ऑफ। कैलकुलेटर पकड़ें, पहले ये लिखें, कैलकुलेटर पकड़ें, पहले ये लिखें 11 लाख, फिर लिखें माइनस 6 लाख, क्योंकि लफ्ज क्या लिखा हुआ है? अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। 6 लाख से कितनी बढ़ रही है? तो 11 लाख में से 6 लाख माइनस करें, क्या जवाब आया? 5 लाख। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 लाख से और ग्रैंड टोटल बताएंगे। ग्रैंड टोटल कितने थाउजेंड? 60,000। ओके, तो जो बंदा पाकिस्तान में 11 लाख कमा रहा है वो गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे के आएगा? 60,000। ओके, कम बैक। इसकी और रिवीजन करेंगे कल। नौकरी से इसने 3 लाख कमाया था, बिजनेस से 9 लाख। ओके, पॉइंट 1, इनकम टैक्स shall be
imposed for each tax year. इनकम टैक्स हर साल लगेगा या 2 साल में एक दफा? चार्ज एट द रेट स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल. पेज 4 पे देखें, सफे के टॉप पे हेडिंग फर्स्ट शेड्यूल. रेट्स फर्स्ट शेड्यूल वाले होंगे. फर्स्ट शेड्यूल हमने देख लिया, पेज 4 पे है, सबसे टॉप पे हेडिंग दी हुई है फर्स्ट शेड्यूल. इनकम टैक्स shall be charged at the rate specified in first schedule and charged on every individual, every AOP, every company, सब पे टैक्स लगा करेगा. Who has taxable income. अगर taxable income ही नहीं है तो फिर टैक्स नहीं देना. Who has, तो आपने इसलिए टैक्स नहीं देना कि आप पे पॉइंट सी नहीं लगता, आप लोग टैक्सेबल इनकम नहीं कमा रहे. Who has taxable income for the year. Point 2. Income tax for a tax year shall be computed by applying the rate of tax to the taxpayer's total income for the year. टोटल इनकम पे रेट लगाना है या टैक्सेबल पे? टैक्सेबल पे. इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? ज़कात. तो टोटल पे रेट लगाना है या टोटल में से ज़कात माइनस करके रेट लगाना है? ब्लैक शर्ट पीछे क्यों देख रहे हो जी? आप ही. अच्छा, टोटल पे रेट लगाना है या टोटल में से ज़कात माइनस करके रेट लगाना है? ओके. एंड टैक्स क्रेडिट शेल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, और इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट होगा? टैक्स क्रेडिट. इसको डिस्काउंट कहते हैं. टैक्स क्रेडिट्स का हमारा पूरा चैप्टर है, चैप्टर 6. उस पर हमें 6-7 दिन लगेंगे. उसमें हम देखेंगे किस किस चीज पे टैक्स माफ होता है. उसमें हम ये भी देखेंगे जो बंदा बूढ़ा हो चुका है उसको भी गवर्नमेंट कुछ टैक्स माफ करेगी. तो मुख्तलिफ लोगों को हम टैक्स माफ करेंगे. तो टैक्स क्रेडिट शेल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट. टैक्स क्रेडिट इसमें क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा. तो इट इज द फॉर्मेट ऑफ न्यूमेरिकल. पॉइंट 3, ऑर्डर ऑफ अप्लाइंग टैक्स क्रेडिट्स. मतलब बता दें उर्दू का. नीचे आ जाए, पॉइंट 2 खत्म हो गया. पॉइंट 3, ऑर्डर ऑफ अप्लाइंग टैक्स क्रेडिट लगाने का ऑर्डर. क्या मतलब? डिस्काउंट किस तरतीब से देना है. ऑर्डर का क्या मतलब होता है? तरतीब. ये आपको भी समझ नहीं आएगा, ये तरतीब चैप्टर 6 के अंदर हम पढ़ेंगे. तो यहाँ चैप्टर 6 लिख लें. ये तरतीब अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन ऑर्डर के लफ्ज का मतलब समझ आना चाहिए. ऑर्डर ऑफ अप्लाइंग टैक्स क्रेडिट. पहले कौन सा टैक्स माफ करेंगे, फिर कौन सा टैक्स माफ करेंगे, फिर कौन सा टैक्स माफ करेंगे, उसमें एक तरतीब होगी. ठीक है.